नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस चैनल पर हिंदी में हिंदू नामक कार्यक्रम में मेरे यानी कि अतुल जैन के साथ, जिस कार्यक्रम में हम लोग रोजाना उस दिन के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्रों के जो प्रमुख संपादकीय हैं उनकी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम को आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, बहुत सम्मान दिया है और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं। तो आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम से जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक योगदान जो मैं आपसे रोज कहता हूं वो मैं आपसे और चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के बारे में जितने अधिकतम लोगों को हो सकता है बताइए, भले ही वो छात्र हो या छात्र ना हो, आप अधिकतम लोगों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें और इस बात को और ये जो तथ्य मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इनको वो समझने की कोशिश कर पाएं। ये आपसे एक मेरे को एहसान या फिर एक जिसको मैं कहता हूं आपसे मुझे एक गिफ्ट चाहिए, एक फेवर आपसे मेरे को चाहिए। इस कार्यक्रम की जो प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये क्लास खत्म होने के 15 मिनट के अंदर अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस इस नाम के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और दरअसल मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि सप्ताह में एक बार, जैसे अब शनिवार तक अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो रविवार के दिन मैं मानता हूं कि आप सारे वीडियो एक बार दोबारा नहीं देख सकते, उतना समय आपको देना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप सारी प्रेजेंटेशंस को एक बार दोबारा देखना शुरू कर दीजिए ताकि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू हो जाए। कल की क्लास में मैंने आप सभी को थोड़ा सा नोट्स कैसे बनाने हैं इसके बारे में बताया था। आप सभी उन नोट्स को बनाने की प्रक्रिया को शुरू करें, ये भी मैं आपसे चाहूंगा। ये अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे ढंग से आगे चलेगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की चर्चा को। आज है 4 जनवरी और आज हम आ गए हैं हमारे 20वें एपिसोड पर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के समाचार पत्र जो हैं उनमें क्या क्या बातें जो है उनकी चर्चा की गई है। जल्दी से आज के एपिसोड पर चलते हैं। तो आज की जो सबसे पहली चर्चा है वो चर्चा है फिर से डिमोनेटाइजेशन वाले डिसीजन पर। जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिमोनेटाइजेशन पर यानी कि नोटबंदी पर, विमुद्रीकरण पर जो एक निर्णय दिया था उसको लेकर अनेकों संपादकीय और आएंगे, ये हमको पता है। एक तरह से हमको इस बात का अंदाजा है कि इस पर संपादकीय आते रहेंगे, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में भी आए। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूं कि अगर एक किसी खबर पर अनेकों संपादकीय आते हैं तो जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उसको मैं रिपीट नहीं करता, उसके लिए आपको पीछे वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। लेकिन जो अगर कुछ एडिशनल बात होती है, कुछ जो मैंने कल पढ़ाया है वो मैं आज दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ अगर उससे एक्स्ट्रा आया है तो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज के एडिटोरियल्स में एक प्रमुख सिद्धांत जो है उसके बारे में इन्होंने बात की है डिमोनेटाइजेशन के संदर्भ में। यह है आनुपातिकता का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं एक बार इसकी अंग्रेजी भी बता देता हूं। आप में से काफी छात्र ये कहते हैं कि अंग्रेजी शब्द भी मैं आपको बताया करूं, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि दोनों चीजें जो भी चीजें महत्वपूर्ण हैं वो आपको दोनों भाषा में बताऊं। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, कि कोई भी काम जो किया जाएगा वो एक अनुपात में ही किया जाएगा। इसके पहले हम ये चर्चा शुरू करें, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके घर में एक मच्छर घुस आया, ठीक है, मान लीजिए ये है, और आपको टारगेट दिया गया है कि उस मच्छर को आपको मारना है। अब उस मच्छर को मारने के लिए अगर आपने घर पर तोप का गोला गिरा दिया या आपने अगर तोप से घर पे हमला कर दिया तो देखिए आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। समझिए इस बात को, लक्ष्य पूरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तोप के गोले से अगर आप घर को उड़ा देंगे तो मच्छर तो मर जाएगा। लेकिन क्या यह आनुपातिक रिस्पॉन्स था या नहीं था? समझ रहे हैं? यहां पे देखिए, लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो प्रोपोर्शनल था? जितनी आपके पास समस्या थी क्या वो प्रोपोर्शनल था या नहीं था? ये कॉमन सेंस की तरह से आनुपातिकता का सिद्धांत है। बड़े बड़े इस पे लीगल डिसीजंस आए हैं जिनका मैं कुछ कुछ आपको संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन लॉजिक, कॉमन सेंस जो है वो ये है
एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। ज्यादा कोर्ट केस में घुसेंगे, कानूनी भाषाएं पढ़ेंगे, लाइव लॉ पे जाके कुछ हासिल नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए, नोटबंदी में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस थे जिन्होंने उसके पक्ष में निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि भाई नोटबंदी का निर्णय आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप है। तो आनुपातिकता के सिद्धांत के 4 प्रमुख चरण हैं, 4 प्रमुख इसके स्टेप्स हैं जो पहचाने गए हैं कि आनुपातिकता जो होती है, प्रोपोर्शनैलिटी जो होती है, इन 4 तरह से नापी जाती है। सबसे पहले तो आप जो कदम उठा रहे हो उसका निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। तो नोटबंदी का लक्ष्य क्या था कि हम काले धन इत्यादि से मुक्ति पाना चाहते थे। सरकार ने ऐसा बताया कि भाई बहुत सारा काला धन था, बहुत सारी समस्याएं थी। इस लक्ष्य में कोई खराबी नहीं है, ये एक अच्छा लक्ष्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात जो है ये डिसेंटिंग जज ने भी मानी। जो एक जज ने इस निर्णय का विरोध किया, उन जज ने भी यह बात मानी कि हां, लक्ष्य एकदम सही था आपका, लक्ष्य में कोई समस्या नहीं है, कि भाई लक्ष्य जो है ये अच्छा लक्ष्य है कि हमें अपने देश से काले धन को समाप्त करना है, ये एक समस्या है, इसको हमें खत्म करना है, लक्ष्य आपका एकदम ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका उपाय जो है वो विधि सम्मत होना चाहिए, यानी कि आप जिस तरह से ये कर रहे हो वो कानून आपको वो करने की अनुमति देता हो, ये जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं? कल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि 4 जजों ने माना सरकार ने जिस तरह से नोटबंदी लाई ये कानून के तहत उसको अधिकार था। जो जस्टिस नागरत्ना थी जिन्होंने इस चीज का विरोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार ने इसको विधि सम्मत तरीके से नहीं किया। विधि सम्मत तरीका क्या होता? अगर सरकार इसको संसद के जरिए करती। तो ये एक दूसरा स्टेप होता है अनुपातिकता के सिद्धांत के टेस्ट का, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं तोप के गोले की बात कर रहा हूं यार, तोप से घर को उड़ाना लीगल नहीं है ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कानूनन भी अलाउड होना चाहिए, वरना तो बहुत तरीके हैं मच्छर मारने के। आप पूरे घर पे आप समझ आग लगा दीजिए पूरे घर में, उससे भी मच्छर मर जाएंगे, लेकिन वो सही तरीका नहीं है ना। आपको कानूनन अधिकार होना चाहिए इसका, ठीक है। उपाय और लक्ष्य में साम्य होना चाहिए, यानी कि आपको जो अचीव करना है और आप जो स्टेप उठा रहे हैं, आपके स्टेप उस अचीवमेंट की दिशा में ही जाने चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आप लोगों को मैं आपकी तैयारी के बारे में हमेशा बोलता हूं कि नहीं बोलता, कि आपकी तैयारी क्या है, ये उपाय है। आपका लक्ष्य क्या है? एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। बात सही है कि नहीं? तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जो आप उपाय कर रहे हैं वो लक्ष्य की दिशा में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी उपाय करने शुरू कर दो, कि आप कहो कि हां भाई सही बात है, हम ये कर देंगे, इससे ये सिद्ध हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो जैसे लोग कहते हैं ना, हम तो 50 किताबें खरीद लेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, उन सबको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, पर यह आपके उपाय और लक्ष्य में कोई साम्य है क्या? नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि कोई अन्य आसान उपाय उपलब्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आप जो उपाय अपना रहे हैं ये सर्वश्रेष्ठ उपाय के आसपास कहीं होना चाहिए। इससे अगर आसान कोई उपाय उपलब्ध है तो आपको यह करना चाहिए कि आप वो आसान उपाय पकड़ें, आप उसको करें। तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि नोटबंदी का जो लक्ष्य था, नोटबंदी का जो लक्ष्य था काले धन से मुक्ति पाना, उसके और आसान उपाय हो सकते थे क्या? शायद हो सकते थे, मतलब वो हम सोच सकते हैं, ये आपका विचार है, मेरा विचार है, लेकिन अब बहुत पुरानी बात हो गई, 2016 का निर्णय है, उस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन उससे आसान उपाय अगर उपलब्ध हैं तो फिर यह आनुपातिकता का सिद्धांत जो है उसको फेल करता है, ठीक है। और बेहद अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहां पर एक बार फिर हम सबका जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, हम सबने जो अनुभव किया, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि नोटबंदी का काफी दुष्प्रभाव कम से कम तात्कालिक तो पड़ा। उस समय तो बहुत ज्यादा तकलीफ सबको हुई, धीरे धीरे वो समस्या समाप्त हो गई। तो अब दुष्प्रभाव की परिभाषा क्या है ये स्पष्ट नहीं है कि दुष्प्रभाव जो है वो तुरंत का दुष्प्रभाव आप लेंगे या दीर्घकालिक दुष्प्रभाव लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट होते हैं। इन बिंदुओं को आप लिख लें, या फिर मैं आपको प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा ही, इनको आप याद रखें। और ये आप याद रखें कि जीवन में कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि उपाय और लक्ष्य जो है वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। अब देखिए, कोई आसान उपाय होना चाहिए, उपलब्ध नहीं होना चाहिए। मैंने बताया ना, घर में मच्छर है, आप तोप से घर को उड़ा रहे हैं या घर में आग लगा रहे हैं, आसान उपाय उपलब्ध है ना यार। उसके लिए इतनी सारी दवाइयां आती हैं, स्प्रे आते हैं, कुछ कर लो, मच्छरदानी लगा लो, तो आसान उपाय उपलब्ध है। और बहुत अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने घर में आग लगा दी, दुष्प्रभाव बहुत बड़ा है कि नहीं है? एक मच्छर को हटाने के लिए हो सकता है आप अपना लक्ष्य पा लें,
लक्ष्य को आप पा लेंगे, लेकिन जो दुष्प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उससे ये एक आनुपातिकता का सिद्धांत होता है, ये आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी में शायद आपको पढ़ाया जाएगा ये, अगर नहीं भी पढ़ाया जाए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होता ये लक्ष्मीकांत वगैरह पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आप नहीं भी पढ़ाया जाए तो भी आप इसको ये इस लेक्चर के जरिए समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का अनेकों निर्णयों में प्रयोग किया गया है। आधार को लेकर जो निर्णय था, उसमें जो आधार कार्ड को लेके जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैध ठहराया था, वहां पर भी इसका प्रयोग किया गया था। जो पुत्तुस्वामी केस था, पुत्तुस्वामी केस कौन सा था, जिसमें राइट टू प्राइवेसी जो थी, निजता का अधिकार जो था, उसको एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो निजता के अधिकार के तहत, जिसके जरिए भारत में एक तरह से समलैंगिक संबंधों को भी कानूनी मान्यता दी गई थी, क्योंकि वो निजता के अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये पुत्तुस्वामी केस में भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट लिया गया था, अनुपातिकता का एक सिद्धांत जो है इसको नापा गया था। तो हालांकि इसका एक स्टेप ये है, एक चरण ये है कि बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्णय में यह कहा कि भाई दुष्प्रभावों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा डोमेन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये नहीं है कि हम आर्थिक सिद्धांत या फिर देश कैसे चल रहा है इन चीजों पर बात करें। हम खाली ये देखेंगे कि आपने न्यायिक तौर पे सही निर्णय लिया है या नहीं लिया है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो प्रिंसिपल है, ये मेरे को आपको पढ़ाना था। अनुपातिकता का सिद्धांत क्या होता है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको याद रखिएगा। इसको आप अपने उत्तरों में प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स वगैरह में कई बार पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत का चरण है या चरण नहीं है। तो आपको ये 4-5 स्टेप अगर याद है, इनके बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो आप कह सकते हैं कि वो इसका हिस्सा नहीं है। जैसे इसमें आपको ये इनमें से 2-3 दे देंगे और एक दे देंगे कि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होनी चाहिए, कोई ये अनुपातिकता का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो ये आप मतलब ये बिंदु आप याद कर लें, इनसे अलग कोई बिंदु होगा तो अनुपातिकता के सिद्धांत में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये अनुपातिकता का सिद्धांत है। ये हमारा आज का पहला छोटा सा डिस्कशन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू आप में से काफी लोगों को पता होगा, क्योंकि कुछ वर्ष पहले ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, बहुत ज्यादा इसको लेकर बातचीत हुई थी, और ये बातचीत जो है ये लगातार चली और एक न्यायिक निर्णय के तहत ये समाप्त हुई थी। तो जल्लीकट्टू जो है ये एक प्रकार का खेल है, ये एक प्रकार का पारंपरिक खेल है जो कि तमिलनाडु में होता है। और इस खेल में क्या होता है कि एक भड़का हुआ बैल होता है जो आप यहां देख सकते हैं, और कुछ ये लोग होते हैं जो खिलाड़ी होते हैं, वो दरअसल इस भड़के हुए बैल के सींगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, इसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। और ये एक परंपरागत खेल है, ये बहुत समय से, सदियों से खेला जा रहा है, चलता आ रहा है। लेकिन बहुत सारे जो पशुओं के अधिकार के लिए जो लोग बात करते हैं, जो उसके लिए एक्टिविस्ट होते हैं, उन लोगों का ये कहना था कि ये जो है ये इस पशु के लिए एक बेहद दर्दनाक, बेहद दुखदाई प्रक्रिया होती है। पशुओं को बहुत ज्यादा चोटें लगती हैं, कई बार इस खेल की प्रक्रिया में पशु जो है वो मारा भी जाता है। तो इस कारण से पशु का जो एक अधिकार है उसका ये उल्लंघन है। और इस पर क्या है कि एक बार पहले न्यायिक निर्णय आ चुका है, मैं आपको बताऊंगा। अभी एक बार पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है कुछ वर्ष पहले, लेकिन अभी हाल ही में एक और याचिका दायर की गई है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अभी जल्दी ही आने वाला है। एक पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्लीकट्टू जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस को प्रतिबंधित कर दिया था कि भाई ये जो है ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध ठहराया था। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये होता क्या है। अब देखिए भारत में पशुओं के अधिकार को लेकर क्या स्थिति है, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। भारत में के संविधान में पशुओं के अधिकार को लेकर कोई स्पष्ट तौर पे बात नहीं लिखी गई है कि पशुओं को कोई अधिकार है, पशुओं को सुरक्षा संरक्षण का अधिकार है, ऐसा कुछ भारत के संविधान में नहीं दिया हुआ है। सिर्फ अनुच्छेद 51A(G). 51A(G) क्या है, 51A क्या है? अगर आप लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं तो बताइए 51A क्या है? ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। नागरिकों के कर्तव्यों में ऐसा लिखा है कि प्राकृतिक जो वातावरण है उसका नागरिक संरक्षण करेंगे। अब प्राकृतिक वातावरण में पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। तो इस कारण से तो बस एक, और ये भी कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य जो है आप सबको पता होगा, नीति निर्देशक तत्व हो गए, मूल कर्तव्य हो गए, ये सारी चीजें कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है।
यानी कि न्यायालय जो है या फिर सरकार जो है इनको जबरदस्ती लागू नहीं करा सकती। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो आप उसे कोर्ट लेके नहीं जा सकते कि देखो संविधान में मूल कर्तव्य लिखे हैं, उनका तो ये आदमी पालन ही नहीं कर रहा। तो मूल कर्तव्य जो है वो एक तरह से बस बताए गए हैं कि यार ये आपके कर्तव्य हैं, आप इन्हें मानना चाहो तो मान लो। तो एक तरह से ऐसे ये संविधान में बताए गए हैं। तो केवल वहां पर भी एक इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से पशुओं के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन सीधे सीधे पशु अधिकार की कोई बात की नहीं गई है। तो पशुओं के विरुद्ध क्रूरता के लिए जो कानून है वो संसद ने पास किया है, वो है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960। तो 1960 में भारत की संसद ने एक कानून पास किया जिसके तहत अगर आप देखते हो ना, अक्सर वीडियोस आते हैं लोगों ने किसी कुत्ते को मार दिया वगैरह, तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करती है तो इसी कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है, मुकदमा चलता है पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि जानवरों की तरफ ज्यादा क्रूरता नहीं की जाएगी। मतलब इसमें कुछ अपवाद शामिल हैं, जैसे दवाइयों के लिए आपको प्रयोग करना है। हम कहते हैं ना, चूहों पर अक्सर दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, खरगोशों पर प्रयोग किया जाता है, गिनी पिग होते हैं, तो उन अपवादों को शामिल किया गया है कि भाई दवाइयों का एक्सपेरिमेंट आपको पहले जानवरों पर करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो मानव के उपयोग के लिए सुरक्षित है या नहीं, तो उसको आप क्रूरता नहीं मानोगे। ऐसे कुछ अपवादों को शामिल किया गया है पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण अधिनियम में। ठीक है, ये जो था इस अधिनियम में इसको शामिल किया गया है। अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भारत के संविधान में ये जो है, ये वाला विषय जो है, ये विषय कहां आता है? ये विषय आता है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य, सूची है माफ कीजिएगा, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में आपको पहले ही बता चुका हूं 3 सूचियां बनाई गई थी। पहली केंद्र सूची, जिन विषयों पर केवल केंद्र कानून बनाएगा, फिर राज्य सूची जिन पर केवल राज्य कानून बनाएगा, और तीसरी है समवर्ती सूची जिन पर सभी कानून बना सकते हैं अपने अपने। तो हर राज्य जो है अपने हिसाब से इस कानून को बदल सकता है, ऐसी स्वीकृति राज्यों को दी गई है। तो तमिलनाडु ने क्या किया है हाल ही में कि तमिलनाडु ने 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया जल्लीकट्टू का कि भाई ये इसको बैन कर दीजिए, ये गलत है, अवैध है ये, तो तमिलनाडु ने क्या किया, उन्होंने कानून ही बदल दिया। तमिलनाडु ने कानून का संशोधन करके इसकी एक अपवाद की सूची है, जैसे मेडिकल टेस्टिंग अगर आप कर रहे हो जानवरों पर तो वो क्रूरता नहीं मानी जाएगी। तमिलनाडु ने इसका संशोधन किया और जल्लीकट्टू को भी अपवादों में शामिल कर लिया। समझ रहे हैं आप कि उन्होंने क्या किया, कहा कि जल्लीकट्टू को भी हम क्रूरता नहीं मानेंगे, जल्लीकट्टू भी क्रूरता के अपवादों में माना जाएगा। तो अब ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, और ये जो संशोधन है ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2016 में मेरे ख्याल से निर्णय दिया था जल्लीकट्टू के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट जाके, उसके खिलाफ जाके तमिलनाडु ने इसमें संशोधन किया है, क्योंकि तमिलनाडु में ये एक सांस्कृतिक चीज है, ये एक कल्चरल, एक त्योहार जैसा है, एक उत्साह है के साथ लोग इसमें शामिल होते हैं। तो तमिलनाडु ने की सरकार ने वहां की जनता के दबाव में क्या किया कि इसमें संशोधन एक कर दिया, और यह संशोधन उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। तो अब जो सुनवाई है वो इस पर ही है कि तमिलनाडु ने ये जो संशोधन किया है ये वैध है या नहीं है। आसार इसके हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको जो है खारिज कर देगा कि ये वैध नहीं है, और एक बार फिर से जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध जो है शायद सुप्रीम कोर्ट लगाएगा। आसार इसके हैं, जब निर्णय आएगा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। आर्टिकल एक और बात करता है यहां पर, जो आर्टिकल आज के द हिंदू में आया है कि भारत में व्यक्तियों को जो एक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत, वो है जीवन का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है वो सबको जीवित रहने का, जीने का अधिकार देता है। ये अधिकार जो है पर्सन्स को है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? पर्सन्स। तो क्या अब, और आप जब संविधान पढ़ेंगे, आप में से कई लोग पढ़ चुके होंगे, तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस आर्टिकल 21 का बहुत ज्यादा विस्तारण किया है। जैसे आपको गरिमा के साथ रहने का अधिकार है, गरिमामयी तरीके से, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। स्वच्छ हवा का अधिकार है, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो क्या पशुओं को भी हम व्यक्तियों मान सकते हैं?
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तियों जो शब्द है, क्या उसमें हम जो संविधान कहता है, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट नहीं, कि व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है, क्या उसका विस्तारण हम पशुओं के लिए भी कर सकते हैं? ये मतलब ये एक सवाल है जिस पे सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा और इसके हम पक्ष में भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, विपक्ष में भी। लेकिन मुद्दा यह है कि यार अगर हम पशुओं को व्यक्ति ना भी माने, ठीक है, तो भी उनके प्रति दयालुता को तो कानूनी बनाना ही चाहिए। ये एक बहुत स्पष्ट बात है कि चलिए आप उनको व्यक्ति मानेंगे, क्योंकि उनको व्यक्ति मानने में फिर उनको आपको बहुत सारे अधिकारों पे उनका और बहुत सारे अधिकार हो जाएंगे जो उनके हो जाएंगे। तो अगर आपको एक तकनीकी तौर पे सोचना पड़ेगा, नहीं पशुओं को हम व्यक्ति इसलिए नहीं मान सकते, फिर पशु ये भी कहेंगे कि हमको बांध के मत रखिए क्योंकि उनको एक डिग्निटी का अधिकार है। व्यक्ति को तो आप बांध के नहीं रख सकते ना, तो फिर आप जो है पशुओं को भी बांध के ना रखें, इत्यादि इस तरह की बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आएंगी। कोई ना कोई इस चीज को लेकर भी कोर्ट आ जाएगा कि पशुओं को बांधने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो इस तरह का हो सकता है कि कोर्ट ऐसा ना कहे कि हम पशुओं को भी व्यक्ति माने, लेकिन पशुओं के प्रति हमको दया रखनी चाहिए, इसको तो कानूनी बना ही देना चाहिए पूरी तरह से। और पशुओं के प्रति दयालुता जो है वो उनको व्यक्ति मानने मात्र से नहीं आनी चाहिए। मतलब ये बात तो आप और मैं सहमत हो सकते हैं इस पे कि हम पशुओं को भले ही व्यक्ति ना माने, लेकिन उनके प्रति दयालुता तो हमको तब भी रखनी चाहिए ना। मतलब हमको क्या किसी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है क्या कि कोर्ट ये कहे कि भाई हाँ इसको हम व्यक्ति मानेंगे तभी हम पशुओं पर दया करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे? क्या हमको इस चीज के लिए भी कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है? इस चीज के लिए कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल का सार है। बाकी जब निर्णय आएगा तब मैं इस पर और विस्तार में चर्चा करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यार चीज हुई हाल ही में। ये जो सज्जन जिनका आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं, ये केरल में एक मंत्री हैं, इनका नाम है साजी चेरियन। ये जो सज्जन हैं ये केरल की सरकार में एक मंत्री हैं, मेरे ख्याल से फिशरीज के मंत्री हैं, मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। केरल में मत्स्य विभाग बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहां मछुआरे बहुत हैं, तो वहां के मंत्री हैं ये साजी चेरियन साहब। तो इनकी शपथ ग्रहण को लेके हाल ही में बड़ा अजीब सा विवाद हुआ, संवैधानिक विवाद हो गया एक। तो हुआ क्या कि साजी चेरियन साहब मंत्री थे, मंत्री रहते रहते उन्होंने एक बार भारत के संविधान के खिलाफ टिप्पणी कर दी। साजी चेरियन साहब ने ऐसा कुछ कह दिया कि यार ये संविधान जो है ये तो गरीबों का खून चूसने के लिए बना है, अंग्रेजों ने बनाया था, ऐसा कुछ उन्होंने कह दिया संविधान के बारे में। अब आपको पता है कि भारत की राजनीति में हम संविधान की बड़ा सम्मान करते हैं कि नहीं करते? हम ये कहते हैं ना संविधान सबसे ऊपर है भाई। मैंने भी आपको बताया होगा कई बार, पॉलिटी में आपको बताया गया होगा, सबसे ऊपर जो हम दर्जा देते हैं वो संविधान को देते हैं। तो साजी चेरियन साहब ने क्योंकि संविधान पर टिप्पणी की तो केरला के मुख्यमंत्री ने इन्हें मंत्री पद से हटा दिया, मतलब राज्यपाल से अनुशंसा कर दी कि इनको हटा दिया जाए, इनको मंत्री पद से हटा दिया गया। लेकिन केरल जो है वहां की राजनीति थोड़ी अलग तरह की है। केरल में क्या होता है कि जो बोलने का अधिकार है उसको बचाकर रखना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो केरल में क्या हुआ, राजनीतिक तौर पर इस पर विवाद हुआ कि भाई इनको क्यों हटाया गया वगैरह वगैरह, जो भी कारण रहे होंगे, राजनीति में हम नहीं जाते। तो फिर केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई इनको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। तो अब देखिए केरल के मुख्यमंत्री ने क्या किया, दोबारा मंत्रिमंडल में वापस शामिल करने की अनुशंसा जो है राज्यपाल से कर दी। अब देखिए यहां पर है क्या, संवैधानिक स्थिति क्या है। आर्टिकल 164 जो है भारत के संविधान का, वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री पद पर तब तक रहेगा जब तक राज्यपाल का प्लेजर है, यानी कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो मंत्री रहेगा। इसका मतलब क्या है, राज्यपाल जब चाहे मंत्री को हटा सकता है। लेकिन यह बात एकदम स्पष्ट है कि अपनी मंत्री को बनाने और हटाने दोनों शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह का ही पालन करेगा। तो इसीलिए आप देखते होंगे हमेशा बात ऐसी की जाती है ना, अरे मुख्यमंत्री किस किस को मंत्री बनाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश से आप में से काफी लोग होंगे, तो उत्तर प्रदेश में बात हमेशा यही की जाती है ना कि आदित्यनाथ साहब किस किस को मंत्री बनाएंगे। कभी ऐसा थोड़ा ना बोला जाता है कि राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल है ना उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, कि आनंदीबेन पटेल किस किस को मंत्री बनाएंगी। ये बात तो नहीं की जाती ना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबको पता है कि राज्यपाल का जो अधिकार है वो नाम मात्र का अधिकार है। एक तरह से राज्यपाल बस बेसिकली मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो राज्यपाल कर देंगे, ये होता है।
है ना, यही संवैधानिक व्यवस्था रही है। तो राज्यपाल जो है वो मंत्रियों को शपथ दिलवाता है, शपथ के बाद ही मंत्री जो है वो मंत्री के पद पर आसीन हो सकता है, और ये एक संवैधानिक प्रणाली है, राज्यपाल को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन केरल में क्या हुआ, राज्यपाल जो वहां के हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब, उन्होंने शपथ दिलाने में आनाकानी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ संविधान विशेषज्ञों से बातचीत शुरू कर दी। उनका एक तरह से, उन्होंने खुल के ये कहा नहीं, पर उनका ये मानना था कि ये जो व्यक्ति है इसने भारत के संविधान के विरुद्ध टिप्पणी की है और मंत्री पद पर आने के लिए ये संविधान की ही शपथ लेगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं इस आदमी को ब्लॉक कर दूं कि नहीं यार, इसको मैं मंत्री नहीं बनाऊंगा। तो ये एक राज्यपाल ने ये अपना अधिकार जो है ढूंढने की कोशिश की कि क्या ऐसा कोई अधिकार राज्यपाल को है। निश्चित तौर पे जितने भी कानूनी विशेषज्ञ होंगे उन सबने राज्यपाल को यही सलाह दी होगी कि सर आपका इसमें कोई अधिकार नहीं है, जो मुख्यमंत्री कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो आखिरकार राज्यपाल जो है मान गए हैं। अब ये आ रहा है कि साजी चेरियन जी को शपथ दिलाई जा रही है, वो मंत्री दोबारा बनेंगे। तो ये एक प्रकार की छोटी सी संवैधानिक बहस यहां पर हुई कि क्या राज्यपाल की 164 के अनुसार मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री रहते हैं, लेकिन ये प्रसाद जो होता है, राज्यपाल की खुशी, राज्यपाल का हैप्पीनेस जो होता है, प्लेजर जो होता है, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है। और मुख्यमंत्री अगर किसी व्यक्ति को मंत्री बनाने की सिफारिश करे तो राज्यपाल को बनाना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को मंत्री पद से हटाने की सिफारिश करे मुख्यमंत्री, तो भी राज्यपाल ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं इसको नहीं हटाऊंगा, राज्यपाल को हटाना ही पड़ेगा। राज्यपाल का यह अधिकार नाम मात्र का अधिकार है, ठीक है। तो 1978 में एक ऐसा केस हुआ था बड़ा इंटरेस्टिंग। वहां पर क्या था, एक वसंत पाई केस हुआ था। तो वसंत पाई केस में क्या हुआ था कि ये एक व्यक्ति थे, ये चुने गए थे किसी सदन में। तो अब संविधान क्या कहता है कि या तो शपथ राज्यपाल दिलवाएगा या फिर राज्यपाल अपने किसी व्यक्ति को बता देगा, मनोनीत कर देगा कि मेरी जगह ये शपथ दिलाएंगे। मान लीजिए राज्यपाल बीमार है या कहीं बाहर यात्रा पे गया हुआ है, कुछ भी है, तो वो किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में ये सज्जन हैं जो शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, जो भी उस समय का जो सदन था उसके जो डिप्टी स्पीकर थे उनको मनोनीत कर दिया। अब वसंत पाई साहब का कि उन डिप्टी स्पीकर साहब से कुछ खास जमती नहीं थी, तो वसंत पाई साहब ने साफ कह दिया कि मैं इनसे तो शपथ नहीं लूंगा भाई। और वो राज्यपाल से मिलने गए, या राज्यपाल को उन्होंने कहा कि मैं आपसे ही शपथ लूंगा, लेकिन राज्यपाल नहीं माने, बोले नहीं आपको उनसे ही लेनी पड़ेगी शपथ। तो वसंत पाई ने क्या किया, एक चिट्ठी पर, शपथ पर अपने हस्ताक्षर करके राज्यपाल के घर भेज दिया और फिर वो कोर्ट चले गए कि देखिए भाई शपथ पर मैं हस्ताक्षर कर चुका हूं, तो मैं शपथ को मान रहा हूं। अब क्या ये शपथ मानी जाएगी? तो उच्च न्यायालय ने उस समय ये निर्णय दिए थे कि ये माना जाएगा कि अगर कोई आप पत्र द्वारा भी शपथ लेते हैं तो उसको माना जाएगा, वो कानूनन तौर पर वैध होगा। तो ये एक बात है जो आप याद रखें कि पत्र द्वारा ली गई शपथ भी कानूनन तौर पर, कानूनन जो होती है वो वैध होती है, ठीक है। ये हुआ हमारा साजी चेरियन साहब का आर्टिकल। अब ये रक्षा के क्षेत्र से एक आर्टिकल आया है कि देखिए तकनीक जो है वो बहुत जल्दी विकसित हो रही है और देशों की जो रक्षा के मामले को लेकर चुनौतियां हैं वो दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही हैं, ये हमको पता है, ये हमको पता है। तो इस तकनीकी सुदृढ़ता को लेकर जो लेखक हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने एक नए प्रकार का जो एक रक्षा की सोच है उसके बारे में बात की है, वो है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, यानी कि MDO, ठीक है। MDO की उन्होंने बात की है। MDO जो है ये रक्षा के क्षेत्र में अब बहुत जानी मानी बात है। रक्षा विशेषज्ञ इसके बारे में काफी समय से बात कर रहे हैं। देखिए इसके पहले हम इस बारे में चर्चा करें, एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लीजिए इसका आप। अक्सर क्या होता है, रक्षा के क्षेत्र में विभागीकरण से बड़ा नुकसान होता है कि सेना के भी, एक भारतीय सेना जो है वो एक तरह से काम कर रही है, भारतीय वायुसेना एक तरह से काम कर रही है, भारतीय नौसेना एक तरह से काम कर रही है, भारत का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है जैसे रॉ हो गया, ये कुछ एक अलग तरह से काम कर रहा है, भारत का जो एक साइबर सिक्योरिटी का दस्ता है ये एक अलग तरह से काम कर रहा है। क्योंकि देखिए अब सुरक्षा जो है वो हर तरह से करनी है ना। अब आपको सुरक्षा जो है वो केवल सेना के माध्यम से नहीं करनी, साइबर सिक्योरिटी भी करनी है, आपको सेना के भी अनेकों चरण हैं, हर जगह आपको सुरक्षा करनी है। तो इनका एक एकीकृत प्रयास करना, यही कहलाता है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस। कि आप क्या करोगे, आप लक्ष्य सेट करोगे कि भाई हमारा लक्ष्य है देश की सुरक्षा करना,
उस सुरक्षा में मान लीजिए थल सेना ने कोई समस्या ढूंढी, कोई प्रॉब्लम ढूंढी और वायुसेना उसका निराकरण जो है आसानी से कर सकती है, तो वायुसेना उसका निराकरण करेगी। ऐसा नहीं होगा कि यह प्रॉब्लम थल सेना ने के सामने आई है तो थल सेना ही उसको सॉल्व करेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई समस्या ऐसी है जो मान लीजिए नौसेना ने ढूंढी, लेकिन साइबर भारत सरकार का जो इंटरनेट जो चलाते हैं, साइबर की जो सेल है भारत सरकार की, अगर वो इसको सुलझा सकती है तो वो इसको सुलझाएगी। समझ रहे हैं आप? यानी कि आप अपने भिन्न भिन्न क्षेत्र की शक्तियों का प्रयोग करके शत्रु को पराजित करें। कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि भाई जो भी शत्रु है, जो भी समस्या है, उसको हमें पराजित करना है। उसके लिए हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि यह सेना करेगी, कि नौसेना करेगी, कि वायुसेना करेगी, कि परमाणु शक्तियां करेंगी, या विद्युत शक्तियां करेंगी, या अंतरिक्ष इसरो करेगा, कौन करेगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समस्या है, ये समस्या सारे संस्थानों की समस्या है कि आप एक तरफ से, ये समस्याओं का राष्ट्रीयकरण है कि जो भी समस्या आपके सामने आई, जो भी चुनौती आपके सामने आई, वो सबकी समस्या है और सब आपस में चुनेंगे कि भाई हम सब में से सबसे सरलता से इस समस्या को कौन सुलझा सकता है, और वही इसका जो है समाधान निकालेगा। तो भूमि, समुद्र, वायु, साइबर, अंतरिक्ष, विद्युत, चुंबकीय, सभी शक्तियां इसमें शामिल है और एक कॉमन ऑपरेशन पिक्चर होनी चाहिए जो उपलब्ध संसाधनों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन करे। मैंने आपको बताया अभी कि आपके सामने जो समस्या है, उपलब्ध साधनों में सबसे बढ़िया तरीके से कौन, सबसे आसानी से, सबसे ज्यादा सफलता के आसारों के साथ कौन इसको सॉल्व करेगा, उसी को इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह हुआ एमडीओ। अब इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए हमको चाहिए कि जो अनेकों संस्थान हैं भारत के, सेना हो गई, नौसेना हो गई, वायुसेना हो गई, इस प्रकार के, ये जो इसरो हो गया, भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक संस्थान हो गए, भारत के जो साइबर संस्थान हो गए, इन सभी में ज्यादा सामंजस्य होना चाहिए। ये सभी एक दूसरे के साथ डेटा शेयर करें, इन सभी को एक नेतृत्व मिलना चाहिए, एक दिशा मिलनी चाहिए, और उस डेटा शेयरिंग के साथ सभी ये प्रयास करें कि भाई हां, हम आपस में अपने अपने ईगो हटा के, ऐसा नहीं कि सेना को बुरा लग जाए कि यार ये क्या बात हुई, हम भी तो कर सकते थे, आप तो नौसेना से करा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अपने ईगो को दूर हटाकर आप सबसे आसानी से जो सॉल्व कर सकता है उसको ये काम दे। ठीक है, तो इसके लिए बेहतरीन सामंजस्य की आवश्यकता है। एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा शानदार होना ही चाहिए, ये इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए एमडीओ आर्किटेक्चर जो है ये अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी सेंसर और सर्वोत्तम स्थिति वाले शूटर का उपयोग करता है। ये एक परिभाषा जैसी इस आर्टिकल में दी गई है, इसीलिए मैंने लिखी है। इसको आप एक परिभाषा की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह की परिभाषा है, एमडीओ की परिभाषा जो दी गई है कि कोई भी आपका जो लक्ष्य है, जो मैंने आपको बताया कि जो भी किसी भी सेंसर, यानी कि किसी भी चरण का, किसी भी अंग का आप प्रयोग कर सकते हैं और उसका आप जो है सबसे अच्छी स्थिति में जो शूटर है आपका, जैसे उदाहरण क्या है, मान लीजिए कि भारतीय वायुसेना ने देखा या भारतीय नौसेना ने देखा कि कहीं पर दुश्मन घुस रहा है, तो अब नौसेना को पता है कि उससे मात्र 4 किलोमीटर दूर भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी है, तो नौसेना खुद सुलझाने की बजाय उसको अपनी थल सेना को दे दे कि भाई आप बेहतर शूटर हो, इस स्थिति में आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। इस प्रकार का एक जो है सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 3 सी अनिवार्य हैं, बहुत जरूरी है 3 सी का होना। यह आर्टिकल में लिखा है, अक्सर ऐसी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ये पूछा जा सकता है कि ये जो है एमडीओ के परिप्रेक्ष्य में 3 सी क्या हैं, इनका विस्तार से वर्णन करो या इनके बारे में बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि व्हाट आर द 3 सी, कौन से 3 सी हैं। आपसे इन 3 सी के अलावा एक और कोई शब्द डाल देंगे सी से शुरू होने वाला, आपको पहचानना है वो 3 सी कौन से हैं। कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बहुत आसान है कि आप जो है अपनी बातों को कम्युनिकेट अच्छे से कीजिए। स्पष्ट जो है कम्युनिकेशन आपस में एक दूसरे के साथ होना चाहिए। कमांड एक होनी चाहिए और जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका एकदम स्पष्ट तौर पे नियंत्रण होना चाहिए, उस पर कंट्रोल एकदम सशक्त होना चाहिए। ये बात एकदम स्पष्ट यहां पर है। अमेरिका जो है इसका भरपूर प्रयोग कर रहा है। एमडीओ का विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग जो देश अभी कर रहा है वो अमेरिका है। अमेरिका ने इसको आधिकारिक तौर पे, एक नीतिगत तौर पे अपनाया है, जिस पर वो काम कर रहा है, और चीन भी इसको बहुत ज्यादा गहनता से देख रहा है।
और इसके लिए कुछ कुछ पायलट चीन कर रहा है, कुछ कुछ प्रयास चीन कर रहा है। तो भारत को भी इसको प्रारंभ करना चाहिए। अगर और कुछ नहीं तो भारत को कम से कम कुछ एक पायलट तो जरूर करने चाहिए इसके, कि कुछ क्षेत्रों में कम से कम एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भारत को इसके कुछ पायलट जरूर शुरू करने चाहिए, ताकि ये जो एक एमडीओ का जो एक तरीका है, एक जो अप्रोच है, वो भारत के एक सुरक्षा का जो एक पूरा इको सिस्टम है उसमें शामिल हो पाए। ठीक है, ये हुआ एमडीओ। अब एमडीओ के बाद एक बार आगे चलते हैं। एमडीओ के बाद जो अगली खबर हमको पढ़नी है वो है सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं पर एक बार दोबारा भारत का ध्यान गया, भारत के जनमानस का ध्यान गया, क्योंकि भारत के मशहूर क्रिकेटर विकेटकीपर ऋषभ पंत एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, गंभीर रूप से वो घायल हुए। और बहुत मतलब मैं तो मानूंगा कि बहुत लकी हैं, बहुत अच्छी तकदीर थी उनकी, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये उनकी ही कार है। ये जो फोटो मैंने यहां डाला है ये दरअसल उनकी ही कार का फोटो है। और किस हद तक उनकी कार जल गई थी, वो आगे यहां पर कहीं बैठे थे, अपनी कार को चला रहे थे, और वो समय रहते कार का दरवाजा तोड़कर या कांच तोड़कर बाहर आ पाए और उनकी जान बच गई। मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्रिकेटर हैं। मतलब मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आप में से जो लोग क्रिकेट देखते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। कुछ पारियां उनकी मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने जिस तरह से भारत को अकेले दम पे टेस्ट मैच जिताया था, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। तो ऋषभ पंत जो हैं वो एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुए और किसी अच्छे मतलब उनकी अच्छी किस्मत थी कि उनकी जान बच गई। अब देखिए, कारण इसका जो भी हो, ऋषभ पंत वाली दुर्घटना में हम नहीं जाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते उनको नींद आ गई थी, वगैरह वगैरह। ये कुछ भी कारण हो सकते हैं। इसके सही कारण सामने आएंगे ये हमें पता नहीं है, आएंगे भी कि नहीं आएंगे, लेकिन चलिए उसकी बात हम नहीं करते। लेकिन एक सड़क दुर्घटना एक कॉन्सेप्ट के तौर पे भारत में कितना कॉमन है ये आपको इससे समझ में आएगा कि भारत में रोज सड़क दुर्घटना से 415 मौतें होती हैं। रोज 415 मौतें। सोच के देखिए एक बार, दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। यानी कि हर घंटे करीब कितने लोग मर रहे हैं? 17 लोग भारत में सड़क दुर्घटना में मर रहे हैं हर घंटे। 1 घंटे के करीब मेरी क्लास होती है। जितनी देर में मैंने अपना ये लेक्चर आपको दिया, अभी मेरे लेक्चर करीब मेरे ख्याल से 35 मिनट का हुआ होगा। तो अभी मेरे आज का लेक्चर शुरू करने से अब तक औसतन 9 से 10 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर चुके हैं भारत में। तो आपको समझ में आ रहा है ये कितना बड़ा एक पैंडेमिक है, ये कितनी बड़ी एक महामारी है भारत में सड़क दुर्घटना। लेकिन क्या इसको हमने कभी महामारी के तौर पे लिया? अगर इतने लोग किसी बीमारी से मर रहे होते तो अब तक शायद हम लॉकडाउन लगा चुके होते, अब तक हम सब कुछ सारे उपाय कर रहे होते, सारे लोग लग गए होते उसको सुलझाने में। लेकिन सड़क दुर्घटनाओं को हम एक मैटर ऑफ फैक्ट जैसा मानते हैं कि ये तो होगा ही, और उसको हम मान के चलते हैं कि हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो इस परिप्रेक्ष्य को जो है हमको बदलने की आवश्यकता है। ज्यादातर जो होते हैं वो खराब ड्राइविंग के कारण होते हैं। इसको लेके अनेकों कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें प्रयास नहीं कर रही। सड़क पर आप सुरक्षित चलें, इसको लेके बहुत सारे कैंपेन होते हैं। सरकारें बहुत खर्चा करती हैं, जगह जगह होर्डिंग लगते हैं, फिल्म स्टार एडवर्टीजमेंट करते हैं, जगह जगह मतलब इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं कि आप सीट बेल्ट लगाइए, गति सीमा के अंदर चलिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे ऐड चलते हैं। ठीक है, तो सरकार जो है बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन निश्चित तौर पे सड़क सुरक्षा जो है वो कोई प्राथमिकता किसी की है नहीं। भारत में सड़क सुरक्षा के सुधार के लिए विश्व बैंक ने भी 25 करोड़ डॉलर की सहायता दी है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लेखक ये कहते हैं कि हमें कुछ चीजों की आवश्यकता है, कुछ चीजें हमें यहां पे अलग करने की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि अगर आप सड़क सुरक्षा में इतना खर्चा कर रहे हैं, अगर आप सड़क सुरक्षा के लिए इतने कैंपेन बनवा रहे हैं, इतने एडवर्टीजमेंट बनवा रहे हैं, तो भैया उनका परिणाम क्या आ रहा है? इसका कोई विश्लेषण होता है या नहीं होता? मतलब जागरूकता अभियान तो आप दुनिया भर के चलाते हो, लेकिन उनके परिणामों का कोई विश्लेषण ही नहीं होता कि पिछले, अब मान लीजिए आप समझते हैं जैसे किसी भी जगह हम यही करते हैं ना। अगर हम कहीं पर पैसे खर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अपना एक ये मार्कर पेन बेचता हूं मैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी मार्केटिंग के लिए मान लीजिए मैं शाहरुख खान को लेके आता हूं, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूं शाहरुख खान को, और मैंने शाहरुख खान को मान लीजिए इसके लिए 10 करोड़ रुपए दिए, उदाहरण के लिए बता रहा हूं केवल,
और उसके बाद मैं क्या चाहूंगा कि भाई शाहरुख खान ने अगर ऐड किया तो इसकी सेल बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ये तो मैं देखना चाहूंगा ना। ये डेटा तो मैं जरूर देखूंगा। अगर सेल नहीं बढ़ी तो फिर क्या फायदा हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सड़क सुरक्षा को लेकर हम इतना खर्चा करते हैं हर साल, कई 100 करोड़ हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन क्या सड़क दुर्घटनाओं में कोई कमी आई? इस बात की कोई रिपोर्ट है, इसका कोई विश्लेषण है? इसका कोई विश्लेषण नहीं किया जाता। यह किए जाने की जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा यह है कि दुर्घटना के लिए आप ड्राइवर पर तो कार्रवाई कर देते हो। मान लीजिए लापरवाही से ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन उस ड्राइवर से नियमों का पालन कराना किसकी जिम्मेदारी थी? कौन वो अधिकारी थे जिनकी जिम्मेदारी थी? अगर कोई आदमी स्कूटर पे जा रहा है तो उसने हेलमेट नहीं लगाया, तो अगर आप कानून का पालन कराने वाले अफसरों पर आप कार्रवाई शुरू कर दो तो आपको लगता नहीं कानूनों का पालन बेहतर शुरू हो जाएगा? मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप जिले के कलेक्टर बन जाते हैं, ठीक है, और आप ये नियम बना दें कि भाई मैं चेक करूंगा कितने लोग बिना हेलमेट के टू व्हीलर चला रहे हैं, और जिस थाना क्षेत्र में मेरे को 50 से ज्यादा लोग मिलेंगे हेलमेट के बिना चलते हुए एक दिन में, वहां पर मैं थानेदार पर फाइन लगाऊंगा 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए का। आप एक कलेक्टर हैं, आपने ऐसा एक आदेश जारी कर दिया, क्या लगता है आपको पुलिस क्या करेगी अगले दिन से? आपको शहर में हेलमेट के बिना आदमी दिखना बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर आप जिन अफसरों पर नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है, अगर आप उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे तो निश्चित तौर पर जो पालन है वो बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वो अभी हमारे यहां होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें करना क्या है? भारत में मोटर वाहन अधिनियम है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, इसको और सख्त किए जाने की आवश्यकता है। सड़क दुर्घटनाओं का एक टारगेट निश्चित किया जाए कि भाई अधिकतम टारगेट, यानी कि आपके जिले में, आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके गांव में मुझे पूरे महीने में इससे ज्यादा दुर्घटनाएं नहीं चाहिए। तो आपको जो भी करना है कीजिए, कि आपको सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए आपको जो करना है, आपको सड़क बनवानी है सड़क बनवाइए, लाइट लगवानी है लाइट लगवाइए, आपको सीट बेल्ट के लिए आपको जरूरी करना है वो कीजिए, हेलमेट कंपलसरी करना है उस पर सख्ती करनी है, जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे को दुर्घटनाओं का ये टारगेट अचीव चाहिए। इस तरह से हमको दुर्घटनाओं पर काम करना पड़ेगा और इन टारगेट्स का परीक्षण भी करना पड़ेगा कि ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जगह जगह पर हम ऐसे उत्कृष्ट क्षेत्र बनाएं, एक ऐसा क्षेत्र चुने जहां सड़क का पालन, नियमों का पालन बिल्कुल नहीं होता, और वहां पे सारे नियमों का पालन सुनिश्चित करें, ताकि बाकी क्षेत्रों के लिए भी एग्जाम्पल बने, एक जोन ऑफ एक्सीलेंस बने, उत्कृष्ट क्षेत्र बने, ठीक है। इसमें हमें नागरिकों की भी भागीदारी चाहिए और चुने हुए प्रतिनिधियों की भी भागीदारी चाहिए। सांसद, विधायक, प्रधान, इन सबको हमें शामिल करना पड़ेगा इस अभियान में। और इसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स हैं, इनकी हमें बार बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि आप सड़क के नियम दरअसल हैं क्या। बहुत ज्यादा बार इनको भी पता ही नहीं होते कि सड़क के नियम क्या हैं और इनका पालन कैसे कराया जाए। और एक मान लीजिए गांव के स्तर पे ये पालन हो रहा है, तो जिले के स्तर पे गांव का एक सघन मॉनिटरिंग हो कि कौन से गांव में जो है लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और हर जिले की मॉनिटरिंग जो है वो राज्य के स्तर पे हो। इस प्रकार की एक व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी। बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से हम किसी महामारी से निपटते हैं उस तरह से हमको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा सड़क दुर्घटनाओं से निपटने का। यह आर्टिकल इस बारे में बात करता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के बारे में हमने बात कर ली। राजा मोहन साहब आजकल रोज एक आर्टिकल लिख देते हैं, तो और ये अच्छा लिखते हैं तो इनका लिखा मुझे पढ़ाना पड़ता है बहुत बार आपको। तो आज भी कई सारी बातें इन्होंने अपने पिछले कुछ आर्टिकल से रिपीट की है, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन एक जो मुद्दा प्रमुख था जो मुझे आपको पढ़ाना है, और समय भी हमारे पास बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो वो यही है। देखिए ये मैंने आपको कुछ दिनों पहले क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको पिछली कई क्लास से, कि एक बहुध्रुवीय विश्व बन रहा है। भारत ये चाहता है कि एक ऐसा विश्व बने जिसमें कोई एक महाशक्ति ना हो, अनेकों महाशक्तियां हो। तो एक बहुध्रुवीय विश्व की संकल्पना निकल के सामने आ रही है। लेकिन राजा मोहन साहब ये कहते हैं भाई कि बहुध्रुवीय विश्व तब काम करता है जब वैश्विक शक्तियों के संबंध आपस में अच्छे हो। कि मल्टीपल पोल्स जो होते हैं वो तभी हो सकते हैं जब सब में आपस में दोस्ती हो। अगर सब में, देखिए लॉजिक से सोचिए ना, मान लीजिए सारे देश आपस में खुश हैं तो हो सकता है चल यार तुम जिसके दोस्त बनना है बन जाओ। लेकिन अगर दो बड़े महाशक्तियों में, तीन बड़ी महाशक्तियों में दुश्मनी है,
तो वो बाकी सारी शक्तियों को फोर्स करेंगे, नहीं उसके पास नहीं जाना, हमारे पास आना है। तो क्या होगा, बहुध्रुवीय विश्व, जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि वो बस एक कुछ दिनों की अस्थायी व्यवस्था होगी, आखिरकार एक या दो महाशक्तियों में ही विश्व बंट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तो शक्ति का संतुलन बदलता ही है। पहले विश्व युद्ध के बाद बदला, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बदला, और ये कहते हैं कि अब यूक्रेन का भी जो युद्ध है, जिसको कुछ दिनों पहले हमने क्या कहा था कि ये एक विश्व युद्ध जैसा ही है, एक जो इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ने वाला है, उसमें एक विश्व युद्ध जैसा ही इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो यूक्रेन के युद्ध का भी हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये बताते हैं कि निश्चित तौर पर रूस कमजोर होगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रूस ने क्या सोचा था कि वो यूक्रेन को जल्दी से कुचल देगा और उसके बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेगा। ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई ये युद्ध जो है इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। तो युद्ध, रूस की जो स्थिति है वो पहले से कमजोर होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन भी जो है वो भी एक तरह से उसकी जो शक्ति है वो कितनी कम है ये सिद्ध हो गई कि उसके सदस्य देश पर हमला हुआ और वो कुछ नहीं कर पाया। तो यूरोपियन यूनियन अपना विस्तार तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी शक्ति के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहेगा। यह स्पष्ट है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूरोपियन यूनियन में अपनी शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। यह बात लगभग सबको समझ में आ गई कि यूरोपियन यूनियन का सामरिक मतलब कोई नहीं है, आर्थिक मतलब भले ही हो। ठीक है, अमेरिका की स्थिति निश्चित तौर पर मजबूत होगी क्योंकि रूस की स्थिति खराब हो रही है, तो अमेरिका की बेहतर होगी। ठीक है, इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो उन्होंने भी यहां पर बहुत काम किया है। जो ये इलॉन मस्क साहब की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इसने भी वहां पर रूस में सैटेलाइट नेविगेशन प्रोवाइड किया है। वहां पे अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि पेट्रियट मिसाइल शील्ड जो है वो अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को। तो वहां की अमेरिका की प्राइवेट कंपनियों ने भी एक तरह से अमेरिका का जो है स्थान ऊपर किया है इस युद्ध में कुल मिला के। इसके अलावा अमेरिका के पक्ष में एक और चीज जो जाती है वो ये है, देखिए अगर आप एक न्यूट्रल देश हो, आपको भाई आप किसी के दोस्त अभी नहीं हो, दुश्मन अभी नहीं हो, तो आपकी नजर में रूस और चीन का क्या इंप्रेशन बनेगा? आजकल की अगर आप दुनिया देखो तो सारे जो न्यूट्रल देश हैं, मान लीजिए आपको किसी एक शक्ति से दोस्ती करनी है, रूस, चीन और अमेरिका, तो आजकल की दशा को देखते हुए आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार अमेरिका सबसे सुरक्षित दोस्त है? एक तो रूस आक्रामक है, देखो यार कैसे हमला कर दिया उसने यूक्रेन पर, और पुतिन वहां का शासक है, पता नहीं अगला काम क्या करेगा। ऐसे ही चीन है, चीन का तो अपने सारे जो जितने भी सीमावर्ती देश हैं सबसे सीमा विवाद है, वो सबकी जमीन हड़पना चाहता है, सबका व्यापार हड़पना चाहता है। तो रूस और चीन महाशक्ति भले ही बन रहे हैं, या चीन तो हम कह सकते हैं, रूस को हालांकि वहां तक अभी नहीं रख सकते, लेकिन तब भी विश्व में इनकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। भारत रूस का हमेशा से दोस्त रहा है, लेकिन तब भी भारत भी अभी खुल के रूस के पक्ष में नहीं आ पा रहा है। तो उस मामले में अमेरिका, आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार ये एक ऐसा दोस्त है जिसको हम रख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत दखलंदाजी करता है लेकिन हम पे सीधा हमला शायद नहीं करेगा। कम से कम इराक विराक की बातें अगर हम छोड़ दें, वहां पे एक बहुत साल हो गए उस बात को, तो हम मान सकते हैं कि सीधा हमला शायद अब अमेरिका नहीं करेगा। तो एक तरह से मध्य मार्गी देश जो हैं दुनिया के, जो ऐसे देश हैं जो किसी एक साइड पे नहीं है अभी, उनके लिए अमेरिका सबसे उपयुक्त शक्ति बन गया है। ठीक है, तो चीन ने क्या किया था? चीन ने शुरुआत में एक गलती कर दी थी जी जिनपिंग ने, कि उन्होंने रूस का समर्थन कर दिया था इस युद्ध में। उन्होंने कह दिया था इस युद्ध में हम रूस के साथ हैं। अब चीन अपने आप को धीरे धीरे उस गलती से दूर करता जा रहा है। चीन मौके ढूंढ रहा है कि भाई क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि ये युद्ध जो है सही तरीके से खत्म नहीं होने वाला। तो चीन अब अपने आप को उस गलती से दूर कर रहा है और वो चाहता है कि अमेरिका को एक तरह से वो G2 टाइप का प्रस्ताव, जहां पे दो विश्व में बड़ी शक्तियां हो, अमेरिका और चीन, एक इस प्रकार के प्रस्ताव की तरफ वो आकर्षित करने की कोशिश जो है अमेरिका को कर रहा है। अमेरिका उसको माने या ना माने ये हम बाद में देख सकते हैं, बाद में हमको पता चलेगा, लेकिन चीन का प्रयास अभी ये है कि रूस का ये जो ब्लंडर है, ये जो रूस ने गड़बड़ की है, उससे वो अपने आप को दूर करने का प्रयास कर रहा है। अब भारत को भी ये देखना पड़ेगा। यहां पे देखिए बात फिर से वही आती है कि भारत की विदेश नीति के लिए यह बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। भारत को यह देखना पड़ेगा कि इस नए प्रकार के संतुलन में भारत की विदेश नीति के लिए सबसे सही सहयोगी कौन है।
या भारत को, क्योंकि देखिए विश्व की शक्तियों में संबंध अच्छे नहीं हैं, ये बात स्पष्ट है। यानी कि राजा मोहन साहब के अनुसार जो हम कहते हैं मल्टीलैटरल वर्ल्ड होगा, बहुध्रुवीय विश्व होगा, ये बहुत दिन नहीं रहेगा। तो भारत इस सपने के साथ नहीं रह सकता कि बहुध्रुवीय विश्व है, हम तो बहुध्रुवीय को मानते हैं, क्योंकि बहुध्रुवीय विश्व बहुत दिन नहीं रहेगा। तो भारत को अपने पार्टनर जो हैं बहुत सोच समझकर चुनने पड़ेंगे। ये एक समस्या जो है, ये एक चुनौती जो है, इसकी बात राजा मोहन साहब आज वाले आर्टिकल में करते हैं। चलिए अब यार ये एक आर्टिकल है, मैंने बहुत सोचा कि मैं इस पर बात करूं या ना करूं, क्योंकि बात इसमें खबर जैसा कुछ नहीं है। हम सभी ने इस घटना के बारे में मेरे ख्याल से सुन लिया है, पढ़ लिया है। ये एक लड़की 20 वर्ष की एक महिला थी, अंजलि सिंह एक लड़की थी, जिसके साथ दिल्ली में एक न्यू ईयर ईव के दिन एक गाड़ी के साथ उनके स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ। अभी तक सारी डिटेल्स खुल के सामने आई नहीं है, लेकिन जो बात सुनिश्चित है, जो एकदम पक्का हो चुका है अब तक, वो मैं आपको बता रहा हूं केवल कि वो गाड़ी के नीचे गाड़ी का उनके स्कूटर से एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में 3 युवक जो थे, 3 युवा लोग सवार थे, और वो गाड़ी के पहिए के नीचे आ गई, गाड़ी के एक्सल में लड़की फंस गई, और गाड़ी जो है इस युवती को एक्सल में फंसाकर कुछ 10 से 13 किलोमीटर तक चलती रही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, दिल्ली में। और उसके बाद कहीं ये लड़की गिरी और निश्चित तौर पे 10-15 किलोमीटर ये गाड़ी के नीचे फंसी रही, इसकी मौत हो गई। और जो लड़के थे वो भाग गए, निश्चित तौर पे गाड़ी लेकर पकड़े गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है अभी के लिए। और तो दिल्ली में कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, कि भाई महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान दिल्ली में कौन सा है। अक्सर ये, या दिल्ली में नहीं, पूरे देश में, पूरे समाज में महिलाओं के लिए कौन सा स्थान सुरक्षित है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये घटना जब हुई वो न्यू ईयर ईव थी, यानी कि 31 दिसंबर की रात की घटना है। 31 दिसंबर की रात की घटना में दिल्ली पुलिस के अपने आंकड़ों के अनुसार 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो थे वो सड़कों पर थे। 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर गश्त दे रहे थे ताकि न्यू ईयर के दिन कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तो निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। स्थानीय लोगों की भी उपेक्षा है कि एक लड़की नीचे फंसी है, कुछ समय तो चिल्लाई भी होगी निश्चित तौर पर। तो वो गाड़ी में जा रही है और उसके बाद भी स्थानीय लोगों ने उसको बचाने का, रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, तो एक स्थानीय लोगों की भी उपेक्षा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान कौन सा है। अब देखिए, एक आध दिन में मैं ऐसा देख रहा हूं कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अरे इसने तो शराब पी हुई थी, या फिर इसका तो कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। तो बेसिकली इसको इस जो लड़की है, जो विक्टिम है, जो एक तरह से इस मामले की जो पीड़िता है, जो अब नहीं रही, जो जिसकी मौत हो चुकी है, उसको एक इस प्रकार के तरीके से पेंट करने की कोशिश की जा रही है कि गलती उसी की थी। ठीक है। और मैंने ये भी पढ़ा, मैंने सोशल मीडिया पर ही ये पढ़ा है कि भाई ये 31 दिसंबर की रात को जब लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, उस दिन ये आधी रात को सड़क पे कर क्या रही थी। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या एक सभ्य समाज के तौर पर हमको अपनी महिलाओं से यह सवाल पूछना पड़ेगा कि वो रात को सड़क पे क्या कर रही थी, या फिर हमको यह सवाल अपने न्याय प्रणाली से, अपनी पुलिस से, अपने देश के पुरुषों से पूछना पड़ेगा, या बाकी लोगों से पूछना पड़ेगा जो भी कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, कि अगर कोई लड़की 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी यह घटना हुई, वो सड़क पर थी, तो आप उसकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाए। हमको सवाल कौन सा पूछना चाहिए, यह आप सोचिए। मतलब एक तरह से अगर आप पहला सवाल पूछ रहे हैं कि ये 12 बजे सड़क पर क्यों थी या 1 बजे सड़क पर क्यों थी, तो आपने एक तरह से ये कह दिया है कि अगर आप 12-1 बजे निकलोगे तब तो ये सारी घटनाएं आपके साथ होंगी। यानी कि आपने ये मान लिया है कि हमारे समाज में महिलाओं का जो एक दर्जा है वो ये है कि वो 12-1 बजे के बाद घर से ना निकले। अगर वो निकलेंगी तो उनके सुरक्षा की गारंटी हम नहीं ले सकते। हमारा समाज जो है वो इतना दूषित हो चुका है। तो आपको इनमें से कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए, यह एक सोचने वाली बात है।
ये एक समाज को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है कि एक सभ्य समाज के तौर पर हम कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं। क्योंकि ये सब डिस्कशन में पढ़ रहा हूं तो मुझे अजीब लग रहा है कि वाई आर वी डिस्कसिंग, हम ये चर्चा ही क्यों कर रहे हैं कि ये क्यों गई थी, कहां गई थी, इसने शराब पी थी कि नहीं पी थी। इसका शराब पीना एक कानूनी कारक हो सकता है कि भाई अगर शराब पी होगी इसने, हो सकता है ये स्कूटी गलत तरह से चला रही हो, उसके कारण एक्सीडेंट हो गया हो, वहां तक इसके शराब पीने की गलती है। अगर इस लड़की ने शराब भी पी, बहुत ज्यादा शराब पी, अपने होशो हवास में अगर ये नहीं भी थी, तो भी टक्कर होने तक इसकी गलती है। उसके बाद 15 किलोमीटर तक इसे गाड़ी के नीचे फंसा कर चलाने में तो इसकी कोई गलती नहीं है ना। तो यहां पर यह चीज नहीं है ना रेलेवेंट कि उसने शराब पी थी या नहीं पी थी। तो हमें सही सवाल एक समाज के तौर पर सोचने पड़ेंगे कि वह सही सवाल क्या है, और ऐसे सवाल पूछने का मौका हमारा समाज बार बार छोड़ता जाता है। क्योंकि होता क्या है, इन सारे मामलों का या तो राजनीतिकरण हो जाता है या सांप्रदायिकरण हो जाता है। राजनीतिकरण कैसे होता है कि अरे देखिए जिस पार्टी की सरकार है वो महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, हम आ जाएंगे तो हम सुरक्षित रखेंगे। ये हो जाता है जो आप दिल्ली में शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो इस प्रकार का राजनीतिकरण शुरू हो गया है। सांप्रदायिकरण कैसे होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक बार के लिए सोचकर देखिए कि ये लड़की जो मरी ये एक धर्म की है। अगर गाड़ी दूसरे धर्म के लोग चला रहे होते, ठीक है, तो इस मामले का भारत के मीडिया ने सांप्रदायिकरण कर दिया होता या नहीं कर दिया होता। तो इस मामले को पूरी तरह से एक हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया होता या नहीं दिया गया होता। एक बार सोच के देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है कि एक लड़की की हत्या एक दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कर दी थी, उसकी लाश के टुकड़े कर दिए थे, बहुत चर्चा हुई इस मामले की। मैं तब भी बार बार सबको यह कह रहा था कि यह एक मौका है, ये मामला जो है ये एक मौका है कि हम बात करें कि घरेलू हिंसा जो होती है उससे महिलाओं को कैसे बचाया जाए। घरेलू हिंसाओं में महिलाओं की हत्या होती है, हर धर्म में होती है, हर समाज में होती है, विवाह में भी होती है, लिव इन में भी होती है। तो ये हिंसा और हत्याएं जो है ये एक मौका था, लेकिन हमने चर्चा क्या की कि अरे इस धर्म के व्यक्ति ने इस धर्म के व्यक्ति को मार दिया। तो हमने क्या किया, उस मौके को, जब हम इस पर सख्त कानून बना सकते थे कि नहीं महिलाओं के खिलाफ अगर घरेलू हिंसा होगी तो हम सख्त कार्रवाई कैसे करेंगे, आप इस पर एक समाज विचार कर सकता था, कानून बनाए जा सकते थे, पुलिस को हम और ट्रेन कर सकते थे। हमने क्या किया, हमने उसको धर्म संप्रदाय के झगड़ों में उस पूरे मौके को जाने दिया। वैसे ही अगर यहां पर दोनों सेम धर्म के थे तो वो धर्म वाला चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी राजनीतिकरण में हम इसको जाने दे रहे हैं कि कौन सी पार्टी की गलती है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये सामाजिक समस्या है, इस पर सामाजिक विमर्श की आवश्यकता है। बस इतना ही मेरे को आपको आज पढ़ाना था, इतनी ही बात इसमें है। इससे ज्यादा इस केस की मैं चर्चा कर नहीं सकता, ज्यादा फैक्ट्स अभी आए नहीं हैं। जब फैक्ट्स आएंगे और अगर लगेगा कि वो रेलेवेंट है तो आगे हम उनकी फिर चर्चा करेंगे। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों में से सत्य कथन पहचानिए। भारत के संविधान में पशु सुरक्षा मूल अधिकारों में सम्मिलित है। सम्मिलित है क्या? नहीं। यही तो बात है कि जो आर्टिकल 21 में जो व्यक्तियों की बात की गई है, क्या उसमें पशुओं को माना जाए या ना माना जाए, वर्तमान में यह सम्मिलित नहीं है। जल्लीकट्टू केरल की परंपरा है? नहीं, यह तमिलनाडु की परंपरा है। ठीक है, तो इसको हमने दोनों कथन जो है वो हमारे गलत हैं। इनमें से कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। इनमें से सत्य कथन पहचानिए। राज्यपाल की अनुपस्थिति में मंत्रियों को मुख्यमंत्री शपथ दिला सकता है? नहीं। राज्यपाल अगर अनुपस्थित है तो वो किसी को मनोनीत करेगा, वही व्यक्ति शपथ दिला सकता है और कोई शपथ नहीं दिला सकता। तो पहला तथ्य गलत है। राज्यपाल बिना मुख्यमंत्री की सलाह के मंत्रियों को पद से नहीं हटा सकता है। यह बात एकदम सही है कि मुख्यमंत्री को सलाह देनी पड़ेगी तभी राज्यपाल मंत्रियों को पद से हटाएगा। तो इसमें दूसरा कथन सत्य है, पहला कथन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की है, तो आपको लगभग मेरी जो चर्चा है उसी के पॉइंट जो है आपको लिख देने हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं को एक महामारी का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है। इस बात की विवेचना कीजिए। बहुत विस्तार से मैंने चर्चा की है, वही आपको लिखना है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहां पर समाप्त करते हैं। 1 घंटा भी लगभग हो गया है। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस क्लास को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसका लिंक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको इस क्लास के बारे में बताइए। और अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें। क्लास के तुरंत बाद ये नोट्स आपको, ये प्रेजेंटेशन जो है
ये आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 10 बजे अर्थशास्त्र की क्लास के साथ और कल शाम 4 बजे एक बार दोबारा संपादकीयों की क्लास के साथ। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।